हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग करने वाले हैं। क्या होता है ये रेजिडेंशियल स्टेटस, क्यों करना ज़रूरी है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, इंडिविजुअल का, हफ, एओपी, बीओआई, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, एक एक चीज़, एक एक टाइप, हर टाइप का मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना सिखाऊंगा दोस्तों। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग वाली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई इंसान रेजिडेंट होता है तो उसकी इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम दोनों पे टैक्स लगता है। अगर कोई इंसान नॉन रेजिडेंट होता है तो उसकी सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो एवरी प्रीवियस ईयर में निकलता है, हर साल कैलकुलेट होता है। सिटीजनशिप जो होती है वो तो बाय बर्थ होती है, या बर्थ के अलावा भी अगर आप उस कंट्री में चले जाते हैं, बहुत साल रह लेते हैं, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो भी सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आता है। बट वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं, बट अगर आप एक साल इंडिया में रहे ना, तो उस साल आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे इनकम टैक्स के लिए। अगर ये बात आपको क्लियर है तो फिर आज जो हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं, और ये हम कैलकुलेट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, या रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, सेक्शन 6 के हिसाब से। सेक्शन नंबर 6 में बातें लिखी है कि रेजिडेंट होगा बंदा, नॉन रेजिडेंट होगा, उसके बारे में जो भी चीजें हैं वो सेक्शन नंबर 6 में लिखी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। और सेक्शन नंबर 5 में लिखा है कि अगर रेजिडेंट होगा तो उसकी इंडियन एंड फॉरेन इनकम दोनों टैक्सेबल होगी, और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी। ये तो मैं आपको ऑलरेडी कितनी बार बता चुका हूं, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में, इफ दे आर रेजिडेंट देन दे कैन बी, अगर वो रेजिडेंट है तो वो कुछ और भी हो सकते हैं, यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। यानी क्या, रेजिडेंट इस साल तो है पर आमतौर पर भी इंडिया में रहते हैं, उसे बोलते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, शॉर्ट में आरओआर। शॉर्ट में आरओआर आप अपने नोट्स में लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, पेपर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर पहले लिख देना रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ब्रैकेट में आरओआर लिख देना, फिर आरओआर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर में। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट को आरएनओआर भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। यानी कि आप रेजिडेंट तो हैं पर आमतौर पर इंडिया के रेजिडेंट नहीं, यानी पिछले काफी सालों में इंडिया के आप रेजिडेंट नहीं थे, या पिछले सालों में इंडिया में आप ज्यादातर नहीं रहे थे। इससे क्या होता है दोस्तों, जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है उसके लिए तो इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों टैक्सेबल होती है, पर जो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है उसके लिए सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है, और फॉरेन इनकम तब टैक्सेबल होती है अगर उसकी इनकम आ रही है फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये दो इनकम जो यहां पर आ रही है, 1 और 2, ये माइनस प्लस पता नहीं क्यों दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ऐसा कुछ माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं है। दो इनकम उसकी और टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। चाहे वो उसने इनकम बाहर कमाई हो, बाहर रिसीव हुई हो, बट अगर उसका बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है, उस इंडिविजुअल हफ का प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो रखा है, सीए की प्रैक्टिस है, कोई और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, बाहर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बाहर पैसा मिलता है, फॉरेन इनकम है सर, फॉरेन इनकम है, और रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट जो नहीं है उसके लिए वो इनकम भी टैक्सेबल हो सकती है, फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल हो सकती है, अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है उस पर्टिकुलर इनकम का, या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है। ये जो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होता है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होता है, ये सिर्फ इंडिविजुअल हफ के लिए देखते हैं, बाकी सभी टाइप ऑफ पर्सन के लिए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट देखते हैं, बस इतना ही करना होता है। सिर्फ इन दो केसेस में देखते हैं कि अगर बंदा इस साल रेजिडेंट है तो आमतौर पर भी इंडिया में रहता था, या आमतौर पर इंडिया पे नहीं रहता था, ये भी हमें देखना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज हम जानेंगे, और सेक्शन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 1 में लिखा है कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। इंडिविजुअल यानी कि आमतौर पर जो भी छोटा बड़ा नाटा काला गोरा, जैसे हमने बात करी थी, लड़की हो लड़का हो या कोई भी जेंडर का हो, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है। रिमेंबर, रेजिडेंशियल स्टेटस इज चेक्ड फॉर एवरी प्रीवियस ईयर, ये मैं आपको बता चुका। सिटीजनशिप, रेजिडेंशियल स्टेटस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, ये मैं आपको बता चुका।
हमें तो बस ये बता दीजिए सर कि रेजिडेंट होता कब है बंदा, यानी कब माना जाएगा कि वो आमतौर पर इंडिया में रहा है या कब माना जाएगा कि वो इंडिया में रहा है। आमतौर पर तो बाद में देखेंगे, पहले ये बताइए कि इंडिया में वो रहा है ज्यादातर, वो कब माना जाएगा? जब वो इंसान इंडिया में आते हैं टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स। इंडिया की डेफिनेशन आपने करी है, 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं। उसको इंक्लूड करने के साथ अगर वो इंसान 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है प्रीवियस ईयर में, जो कि हमारे केस में है 1920 या फिर 2021, अगर आप अगले साल देख रहे हैं इन वीडियोस को, 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक, या 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक, जो भी आप देख रहे हैं, जिस भी ईयर में आप देख रहे हैं, उस पूरे साल में 365 दिन होते होंगे। मान लेते हैं कभी कभी 366 डेज भी होते हैं लीप ईयर के केस में, पर मैं 365 दिन मान रहा हूं, 365 डेज मान रहा हूं। 365 का आधा कितना होता है? 182 मेरे हिसाब से इतना ही होता है। 180 कितना होता है? 360, और 2 और 2 4, यानी कि 364 बनता है। 182 जो है उसका डबल 360, 346 लिख दिया, 364 बनता है। वैसे 365 डेज होते हैं। कहने का मतलब मोटा मोटी ये जो नंबर आया है 182 डेज का, मोटा मोटी 182 डेज का नंबर आया है कि भैया आप आधे से ज्यादा टाइम इंडिया में रहे हो, तो माना जाएगा कि उस साल आप इंडिया में ज्यादातर रहे थे, यानी 182 डेज या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में आप रहे हो, चाहे लीप ईयर हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस ये देखना है कि 182 डेज या उससे ज्यादा का स्टे हो। और स्टे जब चेक करेंगे, यानी कि वो बंदा इंडिया में, इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर तक अगर वो रहा है तो उसे आप काउंट करेंगे। या फिर और लिखा है सर एंड नहीं लिखा है, या फिर इंडिया में इंक्लूडिंग इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स, लैंड में या टेरिटोरियल वाटर में वो इंसान सिर्फ 60 डेज रहा है, वो इंसान सिर्फ 60 डेज रहा है या 60 डेज से ज्यादा रहा है, पर उसके साथ साथ उसका पिछले 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर का मतलब तो क्या हो गया? करंट ईयर, 1920 ईयर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल तो 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक, ये तो आपका प्रीवियस ईयर है। जब मैं यहां पर कह रहा हूं 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो 1920 से पहले के 4 साल, यानी 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, तो 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, पिछले 4 सालों में, इमीडिएटली पिछले 4 सालों में उसका जो स्टे है टोटल 365 डेज या उससे ज्यादा का है इंडिया में। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली, कंडीशन नंबर ए या कंडीशन नंबर बी, तो भी वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, इंडिविजुअल। और रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की सिर्फ यही प्रक्रिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जस्ट यू हैव टू चेक कि वो जो इंसान है इंडिया में रहा है 365 में से या 366 में से 182 डेज या उससे ज्यादा, या फिर कम से कम 60 दिन तो रहा है, और उसके साथ साथ पिछले 4 सालों में 365 दिन रहा है। बात खत्म सर, हो गया सर। बस यही करना था। आप कुछ जनरल जानकारी और ले लेते हैं। स्टे कैन बी कंटिन्यूअस और नॉट। अब जरूरी नहीं है कि आप 182 डेज रहें, 60 डेज रहें, 365 दिन रहें, तो लगातार रहें। हो सकता है आप इंडिया में आए, हो सकता है आप इंडिया से जाएं, आए जाएं, आपकी मर्जी है सर। पर जिस दिन आप इंडिया में हैं उसको पूरा दिन काउंट करने के साथ साथ मैं ये काउंट करूंगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ डेज कितने बने, और अगर वो टोटल नंबर ऑफ डेज बन गए आपके जो ऊपर दे रखा है, उस केस में आप इंडिया के रेजिडेंट मान लिए जाओगे। स्टे कैन बी कंटिन्यूस और नॉट, दैट इज एन इंडिविजुअल कैन कम इन इंडिया एंड गो आउट ऑफ इंडिया एनी नंबर ऑफ टाइम्स. Both date of arrival and date of departure is to be included, and it is considered he stayed in India for both the days. आप जाते हैं 1 अप्रैल ले रहा हूं, 1 जून 19 को, 1 जून 19 को रात को 11:30 बजे जो है आप यहां से फ्लाइट लेते हैं, जाते हैं, तो माना जाएगा कि 1 जून को आप इंडिया में रहे थे। अच्छा, मान लेते हैं कि आप 1 जून को जाते हैं 12:05 पर। जैसे ही 12:05 हुए तो 2 जून 19 स्टार्ट हो गया और आप तो निकल गए, बट 5 मिनट भी इंडिया में रह लिए तो उसको पूरा दिन इंडिया में काउंट कर लिया जाता है। हालांकि यहां पर एक एक्सेप्शन है जो मैंने नहीं लिखवाई है और आपकी शायद बुक में भी गिवन नहीं है, कि अगर आपको एग्जैक्ट टाइम मालूम है अराइवल का, डिपार्चर का, इंडिया में आते हैं जाते हैं, एयरप्लेन से जाएंगे और किससे जाएंगे, शिप से जाएंगे, शिप से भी जा सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम मालूम है आने का जाने का,
तो फिर आप उस एग्जैक्ट टाइम से देख सकते हैं कि भैया इतना टाइम बना है और 24 घंटे अगर हो गए तो उसको एक दिन काउंट कर सकते हैं। पर ये जो है कभी पेपर में आता नहीं है। डायरेक्टली सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर आप 5 मिनट भी इंडिया में रह लिए तो उस दिन को आप काउंट करेंगे, और ऐसे आप पूरे प्रीवियस ईयर में सारे दिनों को काउंट करेंगे जिस दिन वो इंसान इंडिया में रहा है, जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको चेक करना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखिएगा, मिस्टर एक्स बॉर्न इन इंडिया बट स्टेड फॉर 50 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 इन इंडिया। आपको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाना है। मिस्टर एक्स जो है दोस्तों, अगर 85 दिन इंडिया में रहे हैं तो या तो 182 डेज रहे या कम से कम 60 दिन तो रहे, और पिछले 4 सालों में जो हैं 365 दिन रहे मिलाकर। यहां तो मिस्टर एक्स जो है वो टोटली कितना रहते हैं, टोटली 50 डेज रहते हैं। तो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये रेजिडेंट नहीं होंगे, ये नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, बिकॉज ही डजंट क्वालिफाइड एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। इन कंडीशंस को बेसिक कंडीशन भी बोलते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? यहां तक की बात क्लियर हो गई तो दोस्तों यहां पर आ रहा है एक और आपका एग्जाम्पल, जिसमें कि दोबारा से यहां पर लिख दिया है कि रेजिडेंट माना जाएगा अगर 182 डेज या उससे ज्यादा का स्टे है, या फिर कम से कम 60 दिन का है प्रीवियस ईयर में, और पिछले 4 सालों में 365 दिन का है मिलाकर। या तो ए या तो बी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा उस प्रीवियस ईयर में। और ये आपको हर साल चेक करना होता है देखने के लिए कि उसकी इंडियन फॉरेन इनकम दोनों टैक्सेबल होगी या सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। हालांकि दोस्तों यहां पर एक ट्विस्ट डाल दिया है हमारी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में। ये ट्विस्ट कहता है कि भैया इन केसेस में जो नीचे दे रखे हैं उसमें सिर्फ आप पहली बेसिक कंडीशन को चेक करेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं कंडीशंस को चेक नहीं करेंगे, यानी कोई और कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। 60 दिन वाली कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन को आप चेक करेंगे। किन केसेस में वो नीचे लिखे हैं। इंडियन सिटीजन, यहां सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया है। इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप यानी शिप पर जो लोग जाते हैं ना, पैसेंजर होते हैं, सिर्फ शिप पे पैसेंजर होते हैं, बट और लोग भी तो होते हैं, कैप्टन के साथ और लोग भी तो होते हैं। क्रू मेंबर बोलते हैं, वो शिप पे रहते हैं। वो जो शिप पे रहते हैं उन लोगों की बात करी जा रही है। अगर वो इंडिया के सिटीजन हैं और इंडिया छोड़ते हैं, वापस भी आते हैं, छोड़ते हैं वापस आते हैं, तो उनके लिए सिर्फ पहली कंडीशन चेक होगी। कारण सिंपल सा ये है कि उनका बहुत सारा समय जो इंडिया है वह यहां से निकलते हैं और टेरिटोरियल वाटर में उनके कई दिन निकल जाते हैं, फिर एंट्री करते हैं टेरिटोरियल वाटर के अंदर, फिर कई दिन निकल जाते हैं लैंड तक आने में। तो जैसे ही टेरिटोरियल वाटर तक रहते हैं तो उसे आप काउंट करते हैं। टेरिटोरियल वाटर में एंट्री लेते हैं, उसे आप काउंट कर लेते हैं, इंडिया में एंटर हो गए। तो उन बेचारों का जो है 60 दिन तो हो ही जाएंगे। और पुराने 4 सालों में अगर 365 दिन हो रहे हैं तो फिर वो इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे, और उनकी बाहर वाली इनकम पर भी यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए उनके लिए जो है हमारे जो बंदे हैं इंडियन सिटीजन, उनको बेनिफिट दे दिया है कि आपके लिए सिर्फ पहली कंडीशन हम चेक करेंगे प्रीवियस ईयर में, ये देखने के लिए कि आप रेजिडेंट हैं या नहीं है। साथ ही में दोस्तों जो बेनिफिट दिया गया है वो उनको दिया गया है जो इंडियन सिटीजन तो हैं और इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अब किसी बंदे की नौकरी लग गई बाहर तो वो कहेगा यार मेरे तो 60 दिन पूरे हो गए इंडिया में, 60 दिन पूरे हो गए तो इस साल तो मैं जा नहीं सकता जॉब के लिए। गवर्नमेंट कहती है भाई बाहर तुम पैसा कमाओगे तभी तो वापस से तुम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे, एनआरआई इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे, डॉलर्स इंडिया में लेकर आओगे। जाओ 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 180 दिन 182 डेज अगर तुम उससे कम रहे हो इंडिया में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इंडिया के रेजिडेंट उस साल नहीं माने जाओगे, क्योंकि हम आपके लिए सिर्फ पहली कंडीशन ही चेक करेंगे, क्रू मेंबर के लिए भी और जो हमेशा के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। एक और चीज़ है, एक और कंडीशन है दोस्तों जहां पर सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन ही चेक होगी। इंडिविजुअल के केस में इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है देखेंगे। इंगेज्ड आउटसाइड इंडिया इन एन एम्प्लॉयमेंट और अ बिजनेस और अ प्रोफेशन और अ वोकेशन। वोकेशन हो गया सिंगिंग, डांस एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे स्किल्स होते हैं। बाहर एम्प्लॉयड है इंडिया के, बिजनेस बाहर करता है, प्रोफेशन बाहर करता है, वोकेशन बाहर करता है, कुछ भी करता है बाहर, पर इंडिया में आना चाहता है ऑन अ विजिट। अब सिर्फ मिलने के लिए आ रहा है, 60 दिन रह लेगा बेचारा, तो उस साल क्या होएगा, रेजिडेंट हो सकता है, क्या पता मान लिया जाए। अगर उसके पिछले 4 साल में 365 दिन हो रहे हैं तो उसको भी बेनिफिट दे दिया कि जो इंडिया का सिटीजन है बट बाहर रहता है, या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जनरली बाहर रहता है, बाहर जॉब लगी है, बाहर काम करता है, बाहर बिजनेस करता है, बाहर प्रोफेशन करता है, बाहर वोकेशन करता है, कुछ भी करता है, इंडिया में सिर्फ विजिट करने के लिए आना चाहता है। सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन समझ में नहीं आ रहा, ये कौन होते हैं। इंडियन सिटीजन तो समझ में आ गया, बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलती है, या फिर जैसे अमेरिका में
इंडिया वाले ने अमेरिका से किसी से शादी कर ली तो फिर सिटीजनशिप मिलती है, ग्रीन कार्ड मिलता है। वैसे अगर बाहर वाले ने इंडियन से शादी कर ली उसको सिटीजनशिप मिल जाती होगी। ऐसा होता है ना कंट्रीज में। कई बार ये भी होता है दोस्तों, ये भी मैंने सुना है, कहानियां सुनी है कि अगर कोई प्लेन जा रही है ऊपर और प्लेन में बर्थ हो गया तो जिस कंट्री के ऊपर बर्थ हुआ वो कंट्री सिटीजनशिप बच्चे को दे देती है, क्योंकि उसका जन्म उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंट्री के ही एयर स्पेस में हुआ। ऐसे कई बच्चों को मिली है। तो ये भी एक टेक्निक होती है। हालांकि ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि आप प्लान थोड़ी कर सकते हैं कि फ्लाइट उस समय उस कंट्री के ऊपर से जा रही होगी जब बच्चे की डिलीवरी होगी। ये तो एक रेयर केस है, तो वो भी एक बेनिफिट मिलता है। बट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स इफ इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी, वो खुद पैदा हो या उसके पेरेंट्स पैदा हो, उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हो इन अनडिवाइडेड इंडिया। यानी कि जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था 1947 में, वो 1947 जिस भी पर्टिकुलर डेट को पार्टीशन हुआ उससे पहले अगर बॉर्न हुए हैं, कौन कौन बॉर्न हुए हैं सर? आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, नाना नानी, आपके फादर मदर, या आप खुद तो शायद नहीं हुए होंगे, हो भी सकते हैं, मालूम नहीं मुझे। तो वो क्या माने जाएंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे कि मान लेते हैं सुनीता विलियम्स, तो सुनीता विलियम्स खुद तो अमेरिका में पैदा हुई है बट उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जरूर बॉर्न थे, इसके लिए वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानी जाएगी। और सुनीता विलियम्स नासा से अगर यहाँ आएगी अपने गाँव, जो आई भी थी, पहले आई थी जब स्पेस में टूर किया था, तो उसके बाद आई थी, दोबारा भी जाने वाली है। तो जब इंडिया आई थी वो तो गांव में रही, 60 दिन से ज़्यादा रही, कोई दिक्कत उसको नहीं आएगी, क्योंकि 182 डेज की कंडीशन ही एप्लीकेबल रहेगी इन बंदों के लिए। ये अगर आपको क्लियर हो गई ये चीज़ें, तो यहां पर जो हम और बातों पर डिस्कशन करेंगे, नोट नंबर 2 पर बात करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है उनकी एक नोटिफिकेशन और आती है, और वो कहते हैं कि जो इंडियन सिटीजन है और साथ में क्रू मेंबर भी हैं, शिप के क्रू मेंबर भी हैं, इंडियन सिटीजन भी हैं, उनका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल वॉयज डजंट इंक्लूड। एलिजिबल वॉयज क्या होती है देखेंगे उसे, पर जो हमारे मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, उसमें और हम कुछ और इंक्लूड नहीं करेंगे नंबर ऑफ डेज काउंट करने के टाइम। वो क्या है वो देखिएगा यहाँ पर, डेट एंटर्ड इन द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप। यानी कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऐसे बनता है, गूगल पे टाइप करिएगा, शायद रुस्तम मूवी आपने देखी होगी जिसमें वो गन की डिलीवरी लेने जाता है और साइन करता है एक रजिस्टर में, तो वैसा ही रजिस्टर जो है शिप में पड़ा होता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का। वहां पर उसने शिप को जब ज्वाइन किया और जब यहां पर आएगा कि भैया वो डिस्चार्ज करेगा, साइन ऑफ करेगा, तो ज्वाइन करा शिप को और यहां पर साइन ऑफ किया। ज्वाइन करने से लेकर साइन ऑफ का दिन जो है, इसे आप इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। यहां पर आप काउंट नहीं करेंगे, लिखा हुआ है ना सर, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, उसे काउंट नहीं करेंगे। कौन इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर है, पहली बात तो उसके लिए पहली कंडीशन ही एप्लीकेबल होगी 182 डेज की, और उसके बाद साथ में डेट एंटर्ड इन अ कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप एंड डेट एंटर्ड इन कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप, वो पूरा का पूरा पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी कि एक बंदा यहाँ पे चढ़ता है, मान लेते हैं कि 1 जून 2019 को चढ़ता है, साइन कर देता है, यहाँ पर एंट्री हो जाती है ज्वाइनिंग की डेट की भैया मैं उस शिप पर चढ़ गया, और साइन ऑफ करता है 31 अक्टूबर 2019, तो ये पीरियड उसका पीरियड ऑफ स्टे नहीं माना जाएगा, चाहे वो इंडियन शिप पर रहा हो, चाहे वो क्रू मेंबर हो, इंडियन हो, जो भी है, टेरिटोरियल वाटर्स में रहा हो, जो भी है। पहली कंडीशन एप्लीकेबल होगी, पहली बात। दूसरी, ये पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में ज्वाइनिंग और साइनिंग ऑफ का टाइम है, ज्वाइनिंग एंड साइनिंग ऑफ का टाइम है। एलिजिबल वाइज होती है कि जो इंडिया के पोर्ट से इंडिया के बाहर वाले पोर्ट तक जा रही है, या फिर किसी बाहर वाले पोर्ट से इंडिया के पोर्ट में आ रही है, उसे एलिजिबल वॉयज बोलते हैं। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर है ऑफ एनी शिप, इंडियन शिप यहां पर नहीं लिखा, ऑफ एनी शिप, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। अगर किसी को कैच आ जाए कि भैया यहाँ जो फर्स्ट वाली कंडीशन जो लगेगी सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 लगेगी, तो वो सिर्फ इंडियन शिप के लिए एप्लीकेबल है, पर यहाँ पर फॉरेन शिप हो या इंडियन शिप हो, दोनों के लिए ये वाली बेनिफिट अवेलेबल है, सीबीडीटी की नोटिफिकेशन अवेलेबल है। यानी अगर फॉरेन शिप पे जाएंगे तो ये तो एप्लीकेबल रहेगा, बट ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा फर्स्ट वाली कंडीशन। बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, आज तक कभी
सी एग्जाम में नहीं आया है और मैंने भी नोट से उसका इंटरफेरेंस निकाला है। अभी आपके सामने पुराने किसी बैच में मैंने ये वाली बात नहीं बताई है, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि यहां पर इंडियन शिप लिखा हुआ है और यहां पर सिर्फ शिप लिखा हुआ है। तो अगर कोई क्रू मेंबर है, इंडियन सिटीजन है, किसी भी शिप में जाता है इंडिया की या बाहर वाली शिप की, तो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ के पीरियड को इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे, इंडिया में स्टे का पार्ट नहीं मानेंगे। एलिजिबल वॉयज का मतलब इंडिया से बाहर जा रहा है या फिर बाहर वाले पोर्ट से इंडिया में आ रहा है। यहां तक की बात क्लियर हो गई है दोस्तों? अगर यहां तक की बात क्लियर हो गई है तो हम आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। और लास्ट कॉन्सेप्ट बड़ा ट्रिकी है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक इंसान इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर रेजिडेंट है, अभी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, रेजिडेंट है तो या तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो सकता है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो सकता है। ये दो चीज हो सकती है। तो अगर आपने चेक कर लिया, जो मैंने अभी आपको बताया, सेक्शन 6 चेक कर लिया, 1 चेक कर लिया, बेसिक कंडीशन चेक कर ली, वो बंदा रेजिडेंट निकलता है। और रेजिडेंट निकलता है तो अब क्या ये चेक नहीं करेंगे कि ROR है या RONOR है? अगर तो वो नॉन रेजिडेंट निकलता है तो ये कंडीशन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। बट अगर वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा क्या वो आमतौर पर इंडिया में रहता है या करंट ईयर में तो रेजिडेंट है बट आमतौर पर इंडिया में नहीं रहता है। वो आपको जरूर चेक करना पड़ेगा। और उसके लिए सेक्शन 6 का सब सेक्शन 6 है जो एडिशनल कंडीशंस बताता है कि रेजिडेंट तो है पर ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी होगा अगर इंडिविजुअल ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और वर्ड नहीं लिखा, एंड वर्ड लिखा है। पहली कंडीशन ये है कि वो 2 प्रीवियस ईयर में, पिछले 10 सालों में, जिस भी साल का आप चेक कर रहे हैं उससे पिछले 10 सालों में से किसी 2 प्रीवियस ईयर में, किसी भी 2 प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंट हो। मतलब मान लेते हैं कि आप 19-20 की बात कर रहे हैं तो 19-20 ईयर का अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर ईयर में आप स्टे देखते हैं। अगर वहां पता लग गया कि ये इंसान, ये इंडिविजुअल रेजिडेंट है, तो उसके बाद आपको एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, आमतौर पर इंडिया में रहता है, आमतौर पर नहीं रहता है। और उसके लिए आप पहली कंडीशन ये चेक करेंगे कि इससे पिछले 10 साल प्रीसीडिंग, मतलब कि 18-19, 17-18 ऐसे पीछे जाते रहो 10 साल तक। उस पूरे 10 साल में अगर किसी 2 साल में भी रेजिडेंट हो गया, और रेजिडेंट कैसे चेक करते हैं, वही कंडीशन 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है इंडिया में, या फिर कम से कम 60 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में रहता है, 365 डेज इंडिया में रहता है, तो भी रेजिडेंट माना जाएगा। तो हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस पुराना भी चेक करना पड़ रहा है देखने के लिए कि वो आमतौर पर इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। इसलिए आप पिछले 10 साल में से 2 साल का और चेक कर रहे हैं। कम से कम 2 साल में रेजिडेंट होना चाहिए पिछले 10 सालों में। और उसका टोटल स्टे इन इंडिया 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये कैसे करें सर? याद तो करना पड़ेगा, डेज करना पड़ेगा सर। 2 कंडीशन है, पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट हो एंड साथ साथ में पिछले 7 सालों में स्टे जो है 730 डेज का भी हो कम से कम। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बोलेंगे रेजिडेंट तो है, तभी हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं। ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो बोलेंगे वो आमतौर पर भी इंडिया में रहता है। और अगर एक भी कंडीशन एडिशनल सेटिस्फाई नहीं हुई, बेसिक कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई हो जाए, एडिशनल कंडीशन नहीं हुई, रेजिडेंट तो है सर बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं है। अब सर जब मैं बेसिक कंडीशन की बात करता हूं तो डेफिनेटली जिनको एग्जेम्पशन मिली है उनके लिए हम सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करेंगे, जिनके लिए जो पीरियड एक्सक्लूड किया है उसको एक्सक्लूड करेंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये सब बातों को तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आपकी क्लास जो है आज की कंप्लीट करते हैं। मिस्टर ए इज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो कि इंडिया में विजिट करते हैं 100 दिन के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। आपको उनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है 19-20 ईयर का। हर 100 दिन विजिट करते हैं, हर साल 100 दिन विजिट करते हैं, तो 19-20 ईयर का आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। बताइए 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 बताइए। करते हैं सर, कंडीशन लगाकर चेक करते हैं। मिस्टर डी, मिस्टर ए लिखा है यहाँ, मिस्टर डी कर दिया। अच्छा ये दूसरा एग्जाम्पल है। ओहो ओहो ओहो, ये तो मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है, ये तो होमवर्क में दिया हुआ है। और एक और एग्जाम्पल आपको मैंने करवाया है। क्या करें सर बताइए आप? एक काम करते हैं, आपको होमवर्क में ही देते हैं, या ये मैं करवा देता हूं आपको ये वाला।
नेक्स्ट वाला जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर वाला जरा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर जो चल रहा है 1920 चल रहा है, उस साल तो वो 100 डेज इंडिया में रहा, उस साल वो सिर्फ 100 डेज इंडिया में रहा। क्या वो इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जिसको हम ये बेनिफिट दे सकते हैं? फर्स्ट वाली कंडीशन ही चेक करेंगे। द आंसर इज नो, उसको बेनिफिट्स तो कुछ नहीं मिलने वाले। यानी वो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करते, बेसिक कंडीशन, वो इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा। यानी कि उसका स्टे 182 डेज रहा हो, उससे ज्यादा रहा हो प्रीवियस ईयर में, या कम से कम 60 डेज तो रहा हो, और साथ में पिछले 4 सालों में 365 डेज रहा हो। तो पिछले 4 साल हो गए 18, 19, 17, 18, 17, 16, 17, 15, 16, ये 4 साल हो गए। हर साल 100 दिन रहता है। इससे पीछे मैं जा नहीं रहा, पहले सिर्फ इतना देख लेते हैं। 100, 100, 100, 100, पिछले 4 सालों में 400 आ गया, 400 डेज। यानी करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा, और साथ में पिछले 4 सालों में 400 डेज रहा, यानी कि 365 डेज उससे ज्यादा रहा। तो इसका मतलब इसकी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो जो आपका ये जो भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ये आपका रेजिडेंट है प्रीवियस ईयर 1920 का। रेजिडेंट तो ये आ गया सर। अब ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली, अब ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आप एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं, और वहां पर आपको ये देखना होता है कि क्या ये पिछले 7 सालों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हर साल 100 दिन रहा, तो टोटल जो है 700 डेज ये इंडिया में रहा होगा पिछले 7 सालों में। एडिशनल कंडीशन 2 है ना, एक तो है पिछले 10 सालों में से 2 साल में भी रेजिडेंट होना चाहिए, कोई भी 2 साल में, और दूसरा पिछले 7 सालों में कम से कम 730 डेज उसका स्टे होना चाहिए। अब यहां तो जब आप टोटल करते हैं तो 700 दिन ही बचता है। उस चक्कर में आ गया कि भैया एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। इसके लिए रेजिडेंट तो है पर ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने ये वाली कंडीशन को ब्रीच कर दिया, वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। दैट मीन्स कि प्रीवियस ईयर 1920 में वो रेजिडेंट है, पर आमतौर पर रेजिडेंट इंडिया का नहीं है। यहां तक की बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बाकी चर्चा करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे। आप रिवाइज करना सारे प्रोविजंस, बाकी जो चैप्टर में है ज़्यादा कुछ नहीं है, यही था जो आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बातें मैंने करवा दी, सारी चीज़ें आप रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। और हो सके तो मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, आप चाहें तो एग्जाम्पल नंबर डी खुद से भी ट्राई करके आ सकते हैं, खुद से आप ट्राई करके आ सकते हैं। स्टडी मेटल का क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंडिविजुअल वाला, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सारे कर लिए हैं। आने वाली क्लासेस में आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, AOP BOI हो गई, उनकी रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सिखाएंगे। हालांकि आता पेपर में इंडिविजुअल या हफ्का है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बेहिचक मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। स्टडी ग्रुप्स में आप पूछ सकते हैं, MCQ टेस्ट पुराने चैप्टर का अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर सकते हैं जो अफोर्डेबल क्लासेस लेना चाहते हैं, नोट्स के साथ, स्टडी मटेरियल कवरेज के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी के साथ, यानी कंप्लीट पैकेज सब कुछ मिलेगा। इन्फॉर्म करिए सर, उनका भी भला करिए ना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्लासेस में दम है और ये पढ़कर बुक के क्वेश्चन हो रहे हैं, टेस्ट समझ में आ रहा है, रिवीजन अच्छे से हो रही है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो फिर और क्या चाहिए आपको? एग्जामिनेशन लानी आ जाएंगी, 70-80 मार्क्स आ जाएंगे, और कितने चाहिए? 90 चाहिए, 90 भी आ जाएंगे। अब 100 की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, बड़ा मुश्किल है, बट 90 तक आप आराम से ला सकते हैं। अगर आपने नोट्स को सारा कर लिया, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कर लिए, RTP आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली, पास्ट ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस आपने देख लिए, इतना कर लिया अगर, तो 90+ नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।